हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ए टू जेड इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीटा ब्लॉकर्स कैसे एक्ट करते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बीटा ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर करते टाइम, ये सब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो जनरल लाइफ है उसमें भी बीटा ब्लॉकर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूज रोल प्ले करते हैं ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज कंडीशंस को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने में। जो कार्डियक पेशेंट्स है उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स भी है ये। उनकी लाइफ्स को सेव करता है, सिम्टम्स को कंट्रोल करता है बीटा ब्लॉकर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है। बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव्स की कैटेगरी में आता है। अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन आती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। देन एंटी एंजाइनल्स, एंजाइना को भी कंट्रोल करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। एंजाइना क्या होता है, हमारे हार्ट को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर उनमें रिड्यूस ब्लड सप्लाई होती है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई हार्ट को जाती है, तो हार्ट के मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन के अटैक्स आते हैं, तो उसको एंजाइना बोलते हैं। तो बीटा ब्लॉकर एंजाइना में भी हेल्पफुल है, एंटी एंजाइनल्स भी हैं। इवन बीटा ब्लॉकर्स एंटी एरिथमिक्स भी हैं। तो बीटा ब्लॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्डियक की अगर हम बात करें, हार्ट की बात करें, तो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बीटा ब्लॉकर्स नेम से इंडिकेट हो रहा है ब्लॉकर्स, इट मीन्स ये कुछ ब्लॉक करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। और इनको बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। अब इनको बीटा ब्लॉकर्स या फिर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्यों बोलते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बीटा ब्लॉकर्स क्या है और ये कैसे एक्ट करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपको पता लगाना है कि ये मेडिसिन बीटा ब्लॉकर है या नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर किससे एंड होते हैं, LOL से। मीन्स अगर कोई भी मेडिसिन है जिसका जेनरिक नेम LOL से एंड हो रहा है, मीन्स लास्ट में अगर LOL आ रहा है, तो इट मीन्स वो बीटा ब्लॉकर है। जेनरिक नेम होना चाहिए, ना कि ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, जो कि कंपनी नाम देती है किसी भी ड्रग को। लेकिन जेनरिक नेम क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड सेम यूज होता है। मे बी कोई ब्रांड नेम इंडिया में डिफरेंट हो और कोई और कंट्री में डिफरेंट हो, लेकिन जो जेनरिक नेम होगा वो सेम होगा। तो जेनरिक नेम हम यूज करते हैं मोस्टली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। तो जेनरिक नेम में अगर LOL से एंड हो रहा है कोई भी ड्रग, मीन्स लास्ट में अगर LOL है, तो इट मीन्स वो बीटा ब्लॉकर है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का। एटेनोलोल एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अभी मैं बताऊंगी सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं। तो एटेनोलोल या फिर प्रोप्रेनोलोल, ये सब LOL से एंड हो रहे हैं, तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। देन आता है बीटा ब्लॉकर्स करते क्या है अब। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दे ब्लॉक सर्टेन हॉर्मोन्स। ये कुछ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करते हैं। अब वो हॉर्मोन्स कौन से हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, या फिर एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इन हॉर्मोन्स को ब्लॉक करते हैं। कौन से हॉर्मोन्स को, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को, फ्रॉम अटैचिंग टू सम ऑफ देयर टारगेट साइट्स कॉल्ड बीटा रिसेप्टर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते। बीटा रिसेप्टर जो कि इनकी टारगेट साइट है इन हॉर्मोन्स की, वहां इनको अटैच नहीं होने देते। इट मीन्स बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को ब्लॉक करते हैं बीटा रिसेप्टर्स पर अटैच होने से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। और क्योंकि ये एड्रेनलिन को ब्लॉक करते हैं, इसलिए इनको बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये इनका नेम से ही इंडिकेट होता है कि इनका एक्शन क्या है। बीटा ब्लॉकर्स का क्या एक्शन है, कि बीटा ब्लॉकर्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते, उनको बीटा रिसेप्टर से बाइंड होने से ब्लॉक करते हैं। नाउ हमारे जो बीटा रिसेप्टर्स है, ये हमारे
ऑल अराउंड द बॉडी प्रेजेंट है। ऑल अराउंड द बॉडीज मीन्स ऑलमोस्ट काफी जगह पर बॉडी में ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली फोकस किस पर करेंगे, हार्ट पर, क्योंकि हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और मेन जो रोल है बीटा ब्लॉकर्स का वो हार्ट में है। अब एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन क्या होते हैं? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन कैटेकोलामाइंस है। कैटेकोलामाइंस मीन्स ये हॉर्मोन्स है, और हॉर्मोन्स कौन से हैं? ये हॉर्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो ये कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं? ये प्ले अ ह्यूज रोल इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के नेम सुने होंगे। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये आप इसको लगा लो, इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्ट करता है कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में। जब भी कोई स्ट्रेसफुल डेंजरस कंडीशन होती है, उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है या फिर इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। वेयरएज जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी रेस्ट वाली कंडीशन में एक्ट करता है, जब हम रिलैक्स होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये होता है करो या मरो वाली सिचुएशन। फाइट मीन्स या तो लड़ो, फ्लाइट मीन्स या तो भाग जाओ। तो ये वाली सिचुएशन एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। सपोज आपके सामने शेर आ गया, तो ये एक फनी सिचुएशन है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैं दे रही हूँ कि सपोज आपके सामने शेर आ गया, या फिर और भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपके पीछे डॉग पड़ गया, राइट? तो आप क्या करोगे? एकदम से डर जाओगे, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ जाती है। तो उस टाइम पर क्या है, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो कि स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इट मीन्स क्या, उनके रिलीज होने से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जिसमें अब आप क्या करेंगे, या तो आप उस डॉग से लड़ेंगे या फिर वहां से भाग जाएंगे, लेकिन दोनों ही चीज में आपको क्या चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही चीज में आपको क्या करेगा, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फाइट या फ्लाइट करने के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। आपको प्रिपेयर कैसे करेगा, अब ये देखते हैं। एक तो ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है ये ऐसा? क्योंकि अब हार्ट पर ही फोकस कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्यों कर रहा है? ताकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ताकि जो ब्लड है वो हार्ट से ज्यादा निकले हमारी बॉडी की तरफ। इट मीन्स अगर ये हार्ट है तो हार्ट का रेट इंक्रीज हो जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, और जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए, और हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर ब्लड मिले। क्यों मिले प्रॉपर ब्लड? क्योंकि अब ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है, तो अब बॉडी ने फाइट करना है, और फाइट या फ्लाइट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर आप लड़ रहे हो तो भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, राइट? और अगर आप भाग रहे हो तो भी बॉडी को एनर्जी और पावर चाहिए। दोनों के लिए हार्ट को क्या है, ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से पंप करे ब्लड को और हमारी बॉडी को दे, हमारे लेग्स को दे, हमारी आर्म्स को दे, क्योंकि अब हमने फाइट भी करनी है और भागना भी है, राइट? तो हार्ट रेट इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रेक्टिलिटी, हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्शन पावर है, स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्ट होने की, उसको इंक्रीज कर देगा। हार्ट अब फोर्स से वर्क करेगा, ज्यादा फोर्स से वर्क करेगा तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी हार्ट में, और उतना ही ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, उतना ज्यादा ब्लड पंप कर पाएगा हार्ट। तो ये हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, फोर्स को इंक्रीज कर देता है, हार्ट ज्यादा स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। नाउ लुक, अगर हार्ट इतना काम कर रहा है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गई, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, हार्ट ज्यादा स्ट्रेंथ से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अब हार्ट को इसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए।
राइट। अब हार्ट इतना ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट है तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो भी इंक्रीज होगा। और क्या करता है बीटा ब्लॉकर्स? ब्रोंको डायलेशन करता है, तो लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करता है बीटा ब्लॉकर्स। सो अगर ब्रोंको डायलेशन करेगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा लंग्स में, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी ना हार्ट को। तो ब्रोंको डायलेशन किसके लिए जरूरी है? ऑक्सीजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो है हार्ट को ज्यादा मिल सके, क्योंकि हार्ट ने ज्यादा फंक्शन करना है। देन और क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज वाया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ब्लड ग्लूकोज को भी इंक्रीज कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कैसे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। तो ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है तो एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी मिलेगी तभी तो इतना वर्क करेगा ना, तो ब्लड ग्लूकोज भी इंक्रीज कर देता है। अब ये सारी कंडीशन कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे एक्टिवेट होता है? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन से, राइट। अब ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन अगर कार्डियक पेशेंट्स हैं और उनमें ये सब कंडीशंस होती है, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन डिमांड इंक्रीज होना मायोकार्डियम की, तो ये सब कार्डियक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कार्डियक पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रिवेंट करें, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इसमें प्रिवेंट करें। तो बीटा ब्लॉकर्स यही काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को बाइंड नहीं होने देते बीटा रिसेप्टर से। जब ये बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते तो ये जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन है ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, और इनका काम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। तो जब ये बाइंड नहीं होंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और ये सब नहीं होगा, इससे उल्टा होगा। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होगा, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होगा। मीन्स बेसिकली जो भी यहाँ हो रहा है, जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है उसको ब्लॉक कर देगा बीटा ब्लॉकर्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगा। अब कैसे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सो बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक सर्टेन हॉर्मोन्स। बीटा ब्लॉकर कुछ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करते हैं, किसको? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को, फ्रॉम अटैचिंग टू सम ऑफ देयर टारगेट साइट्स कॉल्ड बीटा रिसेप्टर्स। सो सपोज यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देती हूँ हार्ट का। तो ये हार्ट है और ये हार्ट की सपोज मायोकार्डियम है, और यहाँ पर बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बीटा रिसेप्टर्स पर कौन अटैच होता है? बेसिकली तो अगर देखा जाए एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन यहाँ पर जाकर अटैच हो जाते हैं, राइट, बीटा रिसेप्टर्स पर। लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? इन बीटा रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच हो जाएंगे, इन पर जाकर बाइंड हो जाएंगे या फिर अटैच हो जाएंगे। तो इन बीटा रिसेप्टर्स पर बीटा ब्लॉकर्स बाइंड हो गए, तो अब बीटा रिसेप्टर तो फुल हो गए, अब इनके पास जगह नहीं है किसी और की बुकिंग करने के लिए, किसी और को बिठाने के लिए। तो अब ये जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन है इनका रास्ता ब्लॉक हो गया, अब ये वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर कौन आ गया है? बीटा रिसेप्टर्स। तो बीटा रिसेप्टर यही काम करते हैं, ये एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को बाइंड नहीं होने देते बीटा रिसेप्टर से, और बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं इनको, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को बीटा रिसेप्टर से बाइंड होने से। और अगर ये ब्लॉक हो गए एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, तो क्या ब्लॉक हो जाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स का, या फिर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का। इसीलिए इनको इनके नेम से इंडिकेट हो रहा है, इसलिए जैसा इनका फंक्शन है वैसा इनका नेम है। देन आता है, अगर ये सब होता है तो क्या होगा? विच मीन्स इट स्लोज योर हार्ट डाउन। एक तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिवेंट हुआ तो हार्ट रेट वैसे तो इंक्रीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, लेकिन अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन मेक इट बीट विद लेस फोर्स। और एक तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा था
कि जो हार्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो गई थी, मीन्स ज़्यादा स्ट्रेंथ से, ज़्यादा फोर्स से वो वर्क कर रहा था। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे बीटा ब्लॉकर्स देकर, तो जो हार्ट है वो लेस फोर्स से बीट करेगा, लेस फोर्स से बीट करेगा, रिलैक्स होकर बीट करेगा, स्मूथली वर्क करेगा, उस पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा बेसिकली। सो कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होगा। अगर अब जो हार्ट है वो इतने ज़्यादा फोर्स से वर्क नहीं करेगा, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी ऑफ कोर्स रिड्यूस होगा। दैट रिजल्ट्स इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर, और एक ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। देन आता है दिस मीन्स इट डज नॉट वर्क सो हार्ड एंड यूजेस लेस ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट। अब क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही थी, तो हार्ट इतना काम कर रहा था तो ऑक्सीजन भी ज्यादा ले रहा था। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद अब हार्ट का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो गया है। मीन्स ना तो वो इतना ज्यादा फोर्स से ना इतना ज्यादा स्ट्रेंथ से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना ही वो अब हार्ट रेट उसकी ज्यादा है, हार्ट रेट भी कम हो गया है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, तो हार्ट का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो गया है। अब हार्ट का वर्क कम हो गया है तो उसको ऑक्सीजन भी कम चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन डिमांड उसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो लेस ऑक्सीजन यूज करेगा। अब ऑक्सीजन यूज कम करने का क्या बेनिफिट है, जैसे कि एंजाइना है, एंजाइना जिसमें ऑलरेडी मायोकार्डियम जो मसल लेयर है हार्ट की उसको रिड्यूस ब्लड फ्लो जा रहा है, ऑलरेडी ऑक्सीजन ब्लड उसको कम मिल रहा है, मीन्स ऑक्सीजन कम मिल रही है मायोकार्डियम को। तो इस कंडीशन में क्या है, उसको लेस ऑक्सीजन में भी हार्ट वर्क कर पाए, लेस ऑक्सीजन में भी हार्ट अच्छे से वर्क कर पाए, उस पर इतना वर्कलोड ना पड़े, तो इन कंडीशंस में ऐसा करना जरूरी है, बीटा ब्लॉकर्स देना जरूरी है। तो एंजाइना में हेल्पफुल है, एंटी एंजाइनल इसलिए बीटा ब्लॉकर्स हैं। हार्ट फेलियर में भी हेल्पफुल है। हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट फेलियर में हार्ट वीक हो चुका है, हार्ट वीक हो गया है, इतना वीक हो गया है कि वो वर्क नहीं कर पा रहा, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, राइट। तो अगर हार्ट फेलियर है तो हम उस पर वर्कलोड और डालेंगे या उसको कम करेंगे, हम हार्ट पर वर्कलोड को रिड्यूस करना चाहते हैं। हार्ट हार्ट फेलियर में वर्कलोड रिड्यूस कौन करेगा, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स हार्ट फेलियर में भी यूजफुल है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अगर हार्ट फेलियर है तो इट मीन्स कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो सकता है। तो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो हार्ट फेलियर अगर स्टेबल है तो हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स, लेकिन अगर अनस्टेबल हार्ट फेलियर है, जिसको डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, उस हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पेशेंट ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टम शो होते हैं जैसे कि एडीमा, फ्लूइड बिल्डअप होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। तो ऐसे हार्ट फेलियर में जहाँ पे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं और हार्ट फेलियर अनस्टेबल है, डिकम्पनसेटेड है, उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करते हैं। देन आता है एंड कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फर्दर हार्ट अटैक। और जो फर्दर हार्ट अटैक्स हैं, अगर हम हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम कर देंगे, हार्ट रेट रिड्यूस करेंगे, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करेंगे, राइट, तो क्या होगा कि जो फर्दर हार्ट अटैक है उसकी जो रिस्क है वो कम हो जाता है। देन आता है डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। बीटा ब्लॉकर्स एक और काम करता है कि ये जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम हमारा हार्ट का क्या है, एसए नोड यहाँ पर, देन एवी नोड, एसए नोड से एवी नोड में कंडक्शन जाती है, सिग्नल जाते हैं, देन फर्दर पास होते हैं परकिंजिया फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस। तो जो बीटा ब्लॉकर्स है ये क्या करता है, इस कंडक्शन को स्लो कर देता है। जब ये कंडक्शन मीन्स आगे जो ये सिग्नल है ये स्लोली पास होंगे तो क्या होगा कि जो हार्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं थ्रू एवी नोड, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। तो ये बेसिकली फंक्शन है किसका, बीटा ब्लॉकर्स का। तो यहाँ पर ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि ये पर्सन जो है बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, ये ब्लू कलर की क्या है, बीटा ब्लॉकर्स है, मीन्स ये मेडिसिन है। सो ये ब्लू कलर से दिखाई हुई है। सो ये बीटा ब्लॉकर्स गई गट में, देन स्टमक से ये एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में, और बीटा ब्लॉकर्स ने सपोज एक्ट किया है हार्ट पर। तो हार्ट का ये पार्ट है बीटा दिखाया गया है बड़े सेक्शन में। तो हार्ट में ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या है, ये बीटा रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ पर जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये वाले बीटा ब्लॉकर्स ये यहाँ जाकर
अटैच हो गए हैं और बाइंड हो गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन है ये यहाँ पर बाइंड नहीं हो पा रहा। तो बीटा ब्लॉकर्स ने क्या किया, बीटा रिसेप्टर पर अटैच होकर वहां बाइंड होकर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को बाइंड होने से, बीटा रिसेप्टर से बाइंड होने से ब्लॉक कर दिया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर्स एंड देयर लोकेशन। अब जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में काफी जगह प्रेजेंट है, तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2। तो बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं, इसलिए बीटा 1। तो बीटा 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे बीटा 1। ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने ध्यान रखना है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, और हार्ट ही इंपॉर्टेंट है सबसे। तो बीटा 1 रिसेप्टर फाउंड प्राइमरली इन द हार्ट, और हार्ट में भी कहाँ पे, एक तो कार्डियक मायोसाइट में, हार्ट के जो मसल लेयर है वहां पर, और कार्डियक नोडल टिश्यू। कार्डियक नोडल टिश्यू अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये जो हमारे नोड्स हैं, नोडल टिश्यू, वहां पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर का क्या काम है, बीटा 1 रिसेप्टर अगर यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये स्टिमुलेट करता है, कार्डियक मायोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, और कार्डियक नोड्स जो है एवी नोड एसी नोड, इनको स्टिमुलेट करता है, जिनसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। देन बीटा 1 रिसेप्टर और एक इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल JGC, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किडनीज में, किडनीज में प्रेजेंट होते हैं ये। सो ये हमारी किडनीज है, यहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर का फंक्शन है कि अगर ये स्टिमुलेट होते हैं, यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन अगर बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, तो क्या रिलीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन रेनिन, प्रोटीन रेनिन रिलीज होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट रास, ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड को एक्टिवेट करता है, और इससे क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स जो वेसल्स हैं वो नैरो होती हैं, जब वेसल्स नैरो होंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ये काम है बीटा 1 रिसेप्टर का। तो बीटा 1 रिसेप्टर हमेशा याद रखना है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किडनी में। हार्ट में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मायोसाइट्स में और नोड्स में, और किडनी में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में, जहाँ पर ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। देन हमारा आता है बीटा 2 रिसेप्टर। अब बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में। लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि वो क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। तो बीटा 2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये लंग्स में क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो लंग्स की हैं उनको डायलेट करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। देन आता है GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब आप देखिए, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मींस बीटा 2 रिसेप्टर्स अगर एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन वहां पर अटैच होते हैं, तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस टाइम पर क्या होगा, हमारे हार्ट को ब्लड चाहिए ज्यादा वर्क करने के लिए, हमारे ब्रेन को ब्लड चाहिए सोचने के लिए, हमारे हाथ पैर को ब्लड चाहिए, राइट, भागने के लिए या फिर कुछ भी एक्शन करने के लिए, ना कि हमारे GI सिस्टम को। GI सिस्टम को में क्या होता है, डाइजेशन होता है, GIT जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, डाइजेशन में अगर ब्लड ज्यादा जाएगा, राइट, तो ब्लड की खपत तो डाइजेशन में ही हो जाएगी, क्योंकि डाइजेशन एक बड़ी एक्टिविटी है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाइजेशन के लिए हमको इतना ब्लड नहीं देना, अभी ब्लड की जरूरत किसको है, हमारी एक्सट्रीमिटीज को है, ब्रेन को है और हार्ट को है। तो इसलिए GI सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि डिक्रीज कर लेता है अपनी मोटिलिटी को, अपनी जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, ताकि जो डाइजेशन है वो स्लो हो सके, जो भी एक्टिविटी GI सिस्टम में हो रही है वो स्लो हो सके, और GI सिक्रीशंस भी स्लो हो जाती हैं। देन आता है ब्लड वेसल्स। अब बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में यहाँ पर ये क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो प्रॉपर जा सके, हमारी मायोकार्डियम को मिल सके, राइट।
प्लस हमारे स्केलेटल मसल्स को मिल सके। देन आता है सिलियरी बॉडी ऑफ द आई। अब आई में भी बीटा टू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? सिलियरी बॉडी में। जो सिलियरी बॉडी है आई की, वहां पर बीटा टू रिसेप्टर क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है वहां पर? एक तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कैसे इंक्रीज करते हैं? जो एक्वस ह्यूमर है आई में, जो फ्लूइड है, उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो कौन सी कंडीशन होती है? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा कंडीशन अराइज होती है अगर बीटा टू रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वहां बाइंड होते हैं बीटा टू रिसेप्टर्स पर। देन आते हैं बीटा टू रिसेप्टर लीड टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। बीटा टू रिसेप्टर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन भी करते हैं। देन आता है बीटा थ्री रिसेप्टर्स। बीटा थ्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फैट्स और एडिपोज टिश्यू में, फैट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये लिपोलाइसिस करते हैं, लिपिड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो बीटा वन रिसेप्टर हमारे हार्ट और किडनी में प्रेजेंट है। बीटा टू रिसेप्टर हमारे लंग में प्रेजेंट है, लंग्स में ये ब्रोंको डायलेशन कर रहे हैं। जीआई सिस्टम में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में वेसो डायलेशन कर रहे हैं। सीलियरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट है, वहां पर ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्लूकोमा राइज हो रहा है और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो आप बार बार इन चीजों से एनकाउंटर करेंगे, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि बीटा ब्लॉकर्स कितने टाइप के होते हैं। जो हमने पहले पढ़ा है वो क्या है? बीटा रिसेप्टर्स कितने टाइप के हैं। तो बीटा ब्लॉकर टू टाइप्स के होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स टू टाइप के हैं, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। अब इनको सिलेक्टिव क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बीटा वन रिसेप्टर को ही टारगेट करते हैं, इसलिए सिलेक्टिव है। और बीटा वन रिसेप्टर अभी हमने पढ़ा कहाँ पर होते हैं? हार्ट में और किडनी में। तो हार्ट में है इसलिए इसको कार्डियो सिलेक्टिव भी बोला गया है। तो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बीटा वन रिसेप्टर को ओनली टारगेट करते हैं, प्लस ये न्यू ड्रग्स हैं। जो नॉन सिलेक्टिव है ये ओल्ड है। ये किसको टारगेट करते हैं? बीटा वन को तो करते ही है, साथ में ही बीटा टू को भी टारगेट करते हैं। बीटा टू जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, आई में प्रेजेंट है, तो उनको भी टारगेट करते हैं। इसलिए नॉन सिलेक्टिव है कि इसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो दोनों को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन सिलेक्टिव क्या है? इसने बीटा वन रिसेप्टर सिलेक्ट कर रखे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को टारगेट करता है, इसलिए इसको कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये सिर्फ कार्डियक, बीटा वन जो है सिर्फ कार्डियक है, हार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए ये कार्डियो सिलेक्टिव भी बोला गया है इनको। नॉन सिलेक्टिव कार्डियो सिलेक्टिव तो है ही है, साथ में ही बीटा टू को भी इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए नॉन सिलेक्टिव है। देन अब सिलेक्टिव, कार्डियो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स क्यों बनाए गए, दोनों अलग अलग क्यों बनाए गए, राइट? अभी देखते हैं। अब देखो, अगर आपने पिछला अच्छे से समझा है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। सिलेक्टिव क्या करते हैं? अफेक्ट्स कार्डियक नोडल टिश्यू। जो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, क्योंकि ये बीटा वन रिसेप्टर को टारगेट करते हैं, तो बीटा वन रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट में। और बीटा वन रिसेप्टर हार्ट में कहाँ पर प्रेजेंट है? एक तो कार्डियक मायोसाइट में और नोडल टिश्यू में, राइट। तो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कार्डियक नोडल टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, इट मींस कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो कंडक्शन को ये क्या करते हैं? स्लो करते हैं, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। क्योंकि देखो, बीटा रिसेप्टर का क्या काम है? बीटा रिसेप्टर वैसे तो किसके लिए बना है? एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। लेकिन हम अगर बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो ये सब ब्लॉक हो जाएगा, अब उसका उल्टा होगा। तो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जब हमने दिए, तो जो कार्डियक नोडल टिश्यू है, उनकी जो कंडक्शन है उसको स्लो कर दिया सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ने। वेयर एज जो सिंपैथेटिक था वो क्या करता था? बीटा वन रिसेप्टर पर एक्टिवेट होके कंडक्शन को इंक्रीज करता था, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन सिलेक्टिव कार्डियो सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, इन्होंने अब इस सेक्शन को ब्लॉक कर दिया और हार्ट रेट को स्लो कर दिया, कंडक्शन को स्लो कर दिया। हार्ट रेट स्लो हो गया है तो क्या हुआ? डिसरिदमियाज, जो एरिदमियाज होता है, डिसरिदमिया होता है, जैसे कि हाई हार्ट रेट या फिर इरेगुलर हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, हाई हार्ट रेट या फिर इरेगुलर हार्ट रेट, डिसरिदमिया, ये कंट्रोल हो जाएगा। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये एंटी एरिथमिक्स भी हैं और टैकीकार्डिया मींस हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं।
अब जो भी फंक्शन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कर रहे हैं, मींस वो बीटा 1 रिसेप्टर पर टारगेट कर रहे हैं, नॉन सिलेक्टिव भी वो ही करेंगे, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 को तो टारगेट कर ही रहे हैं ना। तो बीटा 1 क्या है, हार्ट में और किडनी में प्रेजेंट है, तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या है, ये वाले फंक्शंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में बीटा 2 रिसेप्टर्स के भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दे डिक्रीज हार्ट रेट। तो अभी मैंने बता दिया कंडक्शन स्लो होगा तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। दूसरा बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक मायोसाइट में। तो कार्डियक मायोसाइट में ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन बाय मायोकार्डियम, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, हार्ट इतना ज्यादा फोर्स से अब वर्क नहीं कर रहा, उस पर वर्कलोड रिड्यूस हो गया, तो अब उसको ऑक्सीजन भी कम चाहिए, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन कम चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन कंजप्शन डिक्रीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइना में, और हार्ट फेलियर में भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन कंजप्शन रिड्यूस हो जाए मायोकार्डियम की। देन आता है कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो गया, कार्डियक आउटपुट भी फिर रिड्यूस हुआ, ऑफ कोर्स अब हार्ट इतना ज्यादा स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो जो कार्डियक आउटपुट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। देन आता है वर्कलोड हार्ट पर रिड्यूस हो जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर दिया। सिलेक्टिव कार्डियो, जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं। कैसे, जो किडनीज है वो रेनिन बनाती, हमने पीछे पढ़ा था, किडनीज जो बीटा 1 रिसेप्टर वो किडनी पर प्रेजेंट है, और अगर बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो किडनीज रेनिन सिक्रीट करती है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, इस सेक्शन को ब्लॉक करेंगे और जो रेनिन है उसकी प्रोडक्शन को रोक देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो बीटा 1 रिसेप्टर को टारगेट करते हैं, डिसरिदमिया जैसे कि टैकीकार्डिया को कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज करते हैं, मायोकार्डियम की ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं बीटा ब्लॉकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर है उनके नेम्स हैं एटेनोलोल। तो अब ये ध्यान रखना, LOL से एंड होंगे सारे, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है एटेनोलोल, बाइसोप्रोलोल वेरी इंपॉर्टेंट, मेटोप्रोलोल, कार्वेडिलोल एंड नेबिवोलोल सारे ही इंपॉर्टेंट है। देन आता है नॉन सिलेक्टिव। अब नॉन सिलेक्टिव क्या है, बीटा 1 के एक्शन तो परफॉर्म करेंगे ही, मीन्स ये कार्डियक इफेक्ट तो शो करेंगे ही, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 को भी टारगेट कर रहा है रिसेप्टर को, और बीटा 2 को भी, तो ये सारी चीजें तो नॉन सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये करेंगे ही। उसके साथ साथ क्या करेंगे, डिक्रीजिंग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो हमारी आइज का जो प्रेशर है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, उसको भी रिड्यूस करेंगे। हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पर कि बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, आइस में, तो ये क्या करें, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। तो इसलिए नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी ब्लॉक करेंगे और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, मीन्स ग्लूकोमा में नॉन सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं बहुत बेनिफिशियल हैं। देन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, हमने यहाँ पढ़ा था कि ये लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स में ये क्या क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स ब्रोंक्यूल्स को सॉरी, सो लंग्स में ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन, ये बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में ब्रोंको डायलेशन करते हैं। अब नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्योंकि ये उस इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है, तो ये उसका उल्टा करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब यहाँ से हमने ये ध्यान देना है कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। तो अगर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं तो हम ये उन पेशेंट को नहीं दे सकते जिनमें ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट, एस्थमा वाले पेशेंट को हम नहीं दे सकते, COPD वाले पेशेंट को हम नहीं दे सकते, ब्रीदिंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट को हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। देन आता है पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन।
पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स करते हैं। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स ये डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को। लेकिन नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स इस एक्शन को स्टॉप करेंगे और ये क्या करेंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन। और कौन सी वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन। पेरिफेरल मीन्स होता है साइड्स, हमारी एक्सट्रीमिटीज, जैसे कि हमारी आर्म्स, हमारी लेग्स, इनमें क्या करते हैं, इनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको नैरो करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। सो जिन पेशेंट को पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज है, ऑलरेडी पेरिफेरल जो वेसल्स है उसमें कोई डिसीज है, जैसे कि नैरोइंग है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें भी हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। सो पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, नंबनेस होती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाती हैं, ठंडे पड़ जाते हैं हाथ पैर, या फिर सुन फील होते हैं। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट नॉन सिलेक्टिव ले रहा है तो हम उसको सॉक्स ऑफर करते हैं, ग्लव्स ऑफर करते हैं वियर करने के लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है, तो उस पेशेंट को कैसे पता लगता है कि उसका ब्लड शुगर कम हो गया है। अगर उसका ब्लड शुगर लो है या ड्रॉप हो गया है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उसको फील हो जाता है कि आज अभी मेरा ब्लड शुगर जो है लो हो गया है। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर भी दे रहे हैं, तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट को हमने बीटा ब्लॉकर दिया और वो हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, तो डायबिटिक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देने से पहले तो पता लग जाता था कि उसकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो गई है। लेकिन बीटा ब्लॉकर देकर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर का काम ही ये है कि हार्ट रेट को रिड्यूस करना, तो हार्ट रेट रिड्यूस है तो अब डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो गई है, क्योंकि उसको वो सिम्टम ही नहीं शो होगा जब उसको ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अ, कि हम डायबिटिक पेशेंट को अगर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं या बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, तो हमने बहुत मॉनिटर करना है क्लोजली, चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, चाहे सिलेक्टिव है नॉन सिलेक्टिव है, दोनों में ही हमने ब्लड शुगर बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी है पेशेंट की, कि कहीं उसकी ब्लड शुगर ड्रॉप तो नहीं हो गई या फिर ज्यादा तो नहीं हो गई ब्लड शुगर। तो ये हमने क्लोजली मॉनिटर करनी है, बिकॉज जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो मास्क करते हैं उस सिम्टम को, उस सिम्टम के जैसे शो करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हार्ट रेट है उसको ये रिड्यूस करते हैं, बीटा ब्लॉकर का काम है। अब डायबिटिक पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा कि उसकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो गई, पहले तो उसको पता लग जाता था कि उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, ब्लड शुगर ड्रॉप हो गई, लेकिन बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को तो हाई जाने ही नहीं देता, ये तो हार्ट रेट को कंट्रोल करके रखता है। तो इसलिए हमने चेक करते रहना है रेगुलरली पेशेंट में कि उसकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल है या नहीं। अब नॉन सिलेक्टिव के टाइप क्या है, प्रोप्रेनोलोल इंपॉर्टेंट है, टाइमोलोल एंड नेडोलोल। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेशन। अब किस किस केसेस में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, इंडिकेशन यूजेस। देन आता है फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर है पेशेंट का तो हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, कोई भी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, इस्केमिक हार्ट डिसीज है, जैसे कि एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट अटैक, तो इन केसेस में ताकि फ्यूचर हार्ट अटैक ना आए तो हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। देन डिसरिथमियाज में, डिसरिथमियाज मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट है अगर, जैसे कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज है, या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियास जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज है। तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज है तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए डिसरिथमिया या फिर टेकिकार्डिया की कंडीशन में, टेकिकार्डियाज में हम क्या देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। देन आता है स्टेबल हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर में भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि हार्ट पर उतना ज्यादा वर्कलोड ना पड़े, लेकिन हमने ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट स्टेबल हार्ट फेलियर का होना चाहिए, ना कि अनस्टेबल का। अगर अनस्टेबल हार्ट फेलियर है या फिर डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है और पेशेंट का जो हार्ट फेलियर है सीवियर होता है, उसको एडिमा होता है, फ्लूइड रिटेंशन होती है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स उसके शो हो रहे होते हैं हार्ट फेलियर में। उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, सिर्फ स्टेबल कंडीशन, स्टेबल हार्ट फेलियर में ही
या फिर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में ही हम देते हैं। डीकंपनसेटेड और अनस्टेबल हार्ट फेलियर में हम बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है बीटा ब्लॉकर्स देने से। देन हमने पढ़ा था ग्लूकोमा, कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने में, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, सो ग्लूकोमा में हेल्पफुल है। देन माइग्रेन्स और कुछ एंजाइटी और ट्रेमर डिसऑर्डर में भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। देन आता है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या है बीटा ब्लॉकर्स के? टायर्ड और इवन एग्जॉस्टेड। ये सब किससे कनेक्टेड है? देखो, एक तो पेशेंट का हार्ट रेट रिड्यूस करता है बीटा ब्लॉकर्स, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है। हार्ट रेट अगर रिड्यूस होता है और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है तो इसके साइड इफेक्ट क्या है? पेशेंट डिजी फील करेगा, थका हुआ फील करेगा, टायर्ड फील करेगा, एग्जॉस्टेड फील करेगा, चक्कर आएंगे उसको, राइट। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट अगर काफी टाइम से लेटा हुआ है और एकदम से खड़ा होता है, या फिर बैठा हुआ है लंबे टाइम से और एकदम से खड़ा होता है, तो क्या होता है, स्टैंडिंग होने पे, लाइन टू स्टैंडिंग होने पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप जाता है, गिर जाता है, लो हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो इसका हमने ध्यान रखना है, पेशेंट को एजुकेट भी करते रहना है कि आपने ध्यान से उठना है। हैंड्स एंड फीट में फील कोल्ड। अब मैंने बताया था कि वेजो कंस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, तो जो हमारे हाथ पैर हैं वो ठंडे हो सकते हैं, तो ये एक साइड इफेक्ट है। तो ग्लव्स डालें, सॉक्स डालें कोल्ड वेदर में। देन ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो सकता है, अभी मैंने बताया हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे चक्कर आएंगे, डिजी फील होगा। अगर हार्ट रेट ज्यादा स्लो हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा ड्रॉप होता है तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हार्ट रेट कितना, अगर कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 50 से कम हो जाए तो होल्ड कर दो, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। फिर अगर 40 से हार्ट रेट कम हो गया तो होल्ड कर दो, तो ये आपने ध्यान में रखना है। देन आता है ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिस्निया। अब साइड इफेक्ट्स क्या हैं? बीटा 2 रिसेप्टर्स क्योंकि लंग्स पे एक्ट करते हैं तो ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है अगर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं। तो ब्रोंकोस्पाज्म मींस ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अस्थमैटिक पेशेंट, सीओपीडी पेशेंट को हम नहीं देंगे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, इसलिए हम सिलेक्टिव का ऑप्शन है हमारे पास, हम सिलेक्टिव दे सकते हैं, फिर भी हमने मॉनिटर करना है, बट नॉन सिलेक्टिव हम नहीं देंगे। देन आता है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। अब साइड इफेक्ट्स में हमने क्या बताना है? अभी मैंने बताया डायबिटिक पेशेंट के केस में, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने पेशेंट को अवेयर करना है क्योंकि आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, तो ये हमने अवेयर करवाना है डायबिटिक पेशेंट को, उनका ब्लड शुगर रेगुलरली मॉनिटर करना है। देन आता है डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है, इससे नाइटमेयर्स, बुरे ख्याल, बुरे सपने आ सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लिबिडो डिक्रीज हो जाता है, मीन सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब किन किन केसेस में हमने बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट्स को नहीं देने? ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो अगर किसी का हार्ट रेट पहले से ही कम है या ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन, तो हमने पेशेंट को नहीं देना, या फिर हमने क्लोजली मॉनिटर करना है। देन डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर और अनस्टेबल हार्ट फेलियर मैंने पहले ही बताया, उनमें नहीं देना। सेकंड और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। अब एवी ब्लॉक क्या है? सपोज ये हमारा हार्ट है, तो ये हमारा एवी नोड, ये हमारा एसए नोड, देन एवी नोड, तो जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो कंडक्शन हो रही है इसको स्लो करते हैं, एसए नोड से एवी नोड, देन एवी नोड से फर्दर। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो कंडक्शन स्लो हो रही है, लेकिन पहले से ही अगर सेकंड या फिर थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है किसी को, यहाँ पर सेकंड और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है, कंडक्शन में पहले ही प्रॉब्लम है, तो हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। उससे क्या होगा, अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया कंडक्शन बिल्कुल स्लो हो जाएगी और हार्ट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, राइट। तो इसलिए हम सेकंड और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। देन एस्मा पेशेंट को हमने क्यों नहीं देने? क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। स्पेशली कौन से नहीं हमने देने? नॉन सिलेक्टिव हमने अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट को हमने नहीं देने नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। देन डायबिटीज में कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, बट फिर भी अगर हम देते भी हैं डायबिटीज में, जरूरी है तो हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे उसकी ब्लड शुगर। देन आता है रेनॉल्ड डिसीज और पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज।
रेनो डिसीज भी वही है, जो हमारी पेरिफेरल वेसल्स हैं उनमें नैरोइंग होना या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना। तो अगर पहले से ही पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज है तो हम उसको बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। देन आता है सीवियर हिपैटिक या फिर रीनल डिसीज में हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। देन आता है अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी है। तो फर्स्ट आता है ये वाला कि हमने ब्रेडिकार्डिया देखना है। अगर हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो हार्ट रेट क्लोजली मॉनिटर करेंगे। हार्ट रेट क्लोजली क्यों हम मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। अगर हार्ट रेट रिड्यूस बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो हमने मॉनिटर करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है। हमने हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने नहीं देना। 50 से कम या फिर कई जो डॉक्टर्स हैं वो 40 से कम बोलते हैं नहीं होना चाहिए। देन ब्लड प्रेशर को ध्यान में रखते हैं। जो ब्लड प्रेशर है हाइपोटेंशन ना हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो जाए, इसमें हमने ध्यान रखना है। तो हमने पेशेंट को बोलना है कि जो पोजीशन है वो स्लोली चेंज करें। अगर आप बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से तो आप धीरे से खड़े हुए, या फिर अगर आप लेटे हुए हैं तो भी आपने धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। देन हार्ट फेलियर के साइन को मॉनिटर करना है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं? बीटा ब्लॉकर्स मैंने बताया कि हम स्टेबल हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को देते हैं। अनस्टेबल में तो हम देते ही नहीं है बीटा ब्लॉकर्स। तो अगर हार्ट फेलियर है पेशेंट को, स्टेबल भी है, तो भी हमने ध्यान रखना है कि कहीं और ज़्यादा हार्ट फेलियर सीवियर ना हो जाए, या फिर जो हार्ट फेलियर के साइंस हैं वो ज़्यादा तो नहीं होंगे, सिम्टम्स तो नहीं होंगे ज़्यादा हार्ट फेलियर के, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हार्ट बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाए। तो इसके हार्ट फेलियर के क्या साइंस होते हैं? एक तो वेट गेन होता है। अगर रोज 2 पाउंड से ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो वो साइन हो सकता है हार्ट फेलियर का। लंग साउंड सुननी है कि जो अगर हार्ट फेलियर होगा तो हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, और ब्लड कहाँ जाएगा? वापस हमारे लंग्स में जाएगा। अगर लंग्स में जाएगा तो वहां पर फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, हमारी लेग्स में फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा। अगर बैक फ्लो होगा, हार्ट आगे पंप नहीं होगा तो हमने एडीमा जो है फ्लूइड बिल्डअप के साइंस देखने हैं। लंग्स में साइंस क्रैकल्स तो नहीं हुए हैं लंग्स में, वो भी फ्लूइड रिटेंशन जो है लंग्स में उसका साइन है। और ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं इंक्रीज हो गई। तो ये बीटा ब्लॉकर्स में हम सब मॉनिटर करेंगे, ये हार्ट फेलियर के साइन है। देन लैब टेस्ट ऑफ कोर्स हम परफॉर्म करते रहेंगे। रीनल फंक्शन, हिपैटिक फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज मॉनिटर करना ही करना है। देन लिपिड पैनल। देन आता है ईसीजी। ईसीजी मॉनिटर करेंगे क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं? कंडक्शन को स्लो कर रहे हैं। तो कंडक्शन स्लो हो रही है तो सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक डेवलप हो सकता है। एस्मा और सीओपीडी पेशेंट को हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। और एकदम से मेडिकेशन को बंद नहीं कर देना, हमने टेपर डोज में करना है। सपोज एटेनोलोल की डोज 25 से स्टार्ट की थी तो 50 से स्टार्ट की थी तो देन 25 करना है। देन ऐसे धीरे धीरे स्टॉप करना है, एकदम से स्टॉप नहीं कर देना कि 50 ली तो 50 पे स्टॉप कर दी। तो अगर स्टॉप कर रहे हैं मेडिकेशन तो टेपर डोज में स्टॉप करना है। ऑफ कोर्स अगर एकदम से मेडिकेशन लेने पर कोई एलर्जी होती है तो एकदम से भी स्टॉप करनी पड़ जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम से पेशेंट किसी डोज पे है तो हम उसको टेपर डोज में बंद करेंगे। देन आता है अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट में हम हाइपोग्लाइसीमिया के साइन देखेंगे। फैटीग, थकावट, हंगर और डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। अगर उसको कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सब हमने चेक करना है। वो मैंने रीजन बता दिया क्यों चेक करना है। और ब्लड ग्लूकोज को क्लोजली मॉनिटर करना है। देन आता है पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज। उन पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अगर अगर पेशेंट को पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज नहीं है तो भी हमने अगर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देने हैं या बीटा ब्लॉकर्स देने हैं तो हम देखेंगे कि पेशेंट के जो हैंड्स और फीट्स हैं वो नंब तो नहीं हो रहे या फिर कोल्ड तो नहीं हो गए ज्यादा। इससे पता लगता है कि सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो रही है पेरिफेरल वसल्स में। देन आता है अगर ऐसा होता भी है, थोड़े बहुत ठंडे लगते हैं हाथ, तो हम पेशेंट को वार्म क्लोथ्स देंगे डालने के लिए। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि डाइट में मॉडिफाई करेंगे। लो सोडियम लो सॉल्ट डाइट देंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, वेट कंट्रोल करना है पेशेंट को। रेगुलर एक्टिविटी जितना वो टॉलरेट कर सके उतनी एक्टिविटी पेशेंट को करनी है। देन मॉडरेट अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों ही क्या करते हैं?
हार्ट की कंडीशंस को एग्रावेट करते हैं। तो हार्ट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा रोल है इनका अल्कोहल और स्मोकिंग का। अगर आप अल्कोहल के हैबिचुअल हैं, तो आपको जो अल्कोहल इंटेक है वो रिड्यूस करना है, स्मोकिंग बिल्कुल स्टॉप करना है, स्मोकिंग सेसेशन करना है। तो ये सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीटा ब्लॉकर्स की। इसको अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा ब्लॉकर्स। सो अगर आपको ये समझ आया है टॉपिक, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।